हेलो दोस्तों, मैं रामकेश सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है एलटी ग्रेड के जीएस जीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसके साथ साथ इसमें जीआईसी के भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम 2018 में लास्ट टाइम हुआ था, लेकिन जीआईसी जो है वो कई बार एग्ज़ाम ले चुका है। तो जीआईसी और एलटी ग्रेड दोनों का एग्ज़ाम यूपीपीएससी करवाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो जो है हम लोग जो है सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप एलटी ग्रेड या फिर जीआईसी में से किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन का भी डिटेल से अध्ययन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो आपने देखे तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखे तो हमारे इसी चैनल पर जाइए और उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है, यूनियन बजट 2016-17 में प्रस्तावित किसान कल्याण उपकर को निम्नलिखित में से किसके साथ संहित किया गया था? निगम कर, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा कर। केंद्रीय बजट 2016-17 प्रस्तावित किसान उपकर को सेवा कर के साथ संहित किया गया था, लेकिन वर्तमान में अब जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 2016-17 का नहीं, ये पूछा जाएगा 2024-25 का। और 2024-25 में किसान कल्याण उपकर को कृषि में डिजिटल और प्राकृतिक खेती के लिए और साथ साथ सार्वजनिक अवसर संरचना जिसे डीपीआई कहते हैं, इसके लिए जो है संहित किया गया है वर्तमान 2024-25 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष पूर्ण हुई? भारत में छठी आर्थिक जनगणना जो है ये 2013-14 में पूर्ण हुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 2013-14। आर्थिक जनगणना के आंकड़े भारत सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में छठी आर्थिक जनगणना 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान की गई थी। 13 दिसंबर सन 2019 को दिल्ली में 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत की गई। दिल्ली आर्थिक जनगणना शुरू करने वाला 26वां राज्य है, जबकि 20 राज्यों में 5 केंद्र शासित प्रदेशों में यह कार्य पहले ही चल रहा था। और 2019 में आप सभी को पता है कोविड आ गया था, इसीलिए इस जनगणना को वहीं पे रोक दिया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन, 28वें ऑस्कर 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? अब अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पूछा जाएगा तो 2024-25 का पूछा जाएगा, स्पेशली 2025 का। ये 2016 का इसलिए पूछा गया क्योंकि ये जीआईसी 2015 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, तो इसने 2016 का करंट पूछ लिया था, ठीक है। बात करें कि 2016 में कौन था, तो ऑप्शन ए स्पॉटलाइट जो था, इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला था। लेकिन अगर आपसे बात करें कि 2025 में किसको मिला है, तो 2025 में जो ऑस्कर अवार्ड पाने वाली फिल्म है, फिल्म का नाम अनोरा है। क्या है? अनोरा फिल्म है। अगर पूछा जाए इसके निर्देशक कौन थे, तो सीन बेकर जो थे अनोरा फिल्म को बनाने वाले निर्देशक थे, सीन बेकर। और अभिनेत्री जो थी, जिन्होंने इसमें काम किया, इनको भी ऑस्कर मिला है और इसी फिल्म के लिए, अनोरा फिल्म के लिए ही मिला है। तो कौन अभिनेत्री थी? मिकी मेडिसन जो थी, इन्हें अनोरा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ऑस्कर फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो सीन बेकर इसके निर्देशक थे। 2025 में इसे ऑस्कर फिल्म पुरस्कार जो है वो मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के रेल बजट 2016 में घोषित की गई पूरी तरह से 3AC नई ट्रेन का नाम क्या है? अंत्योदय, हमसफर, उदय या तेजस? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हमसफर एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन चलाई गई 2016 में। जब उस समय रेल मंत्री कौन हुआ करते थे? सुरेश प्रभु हुआ करते थे। इन्होंने 2016-17 के लिए घोषित रेल बजट में पूरी तरह से 3AC से सुसज्जित यानी 3rd AC से सुसज्जित ट्रेन का नाम एक हमसफ़र रखा। इस ट्रेन में फ्लैक्सी फेयर सिस्टम को लागू किया गया। अर्थात फ्लैक्सी फेयर क्या होता है? जैसे जैसे सीटें कम बचेंगी किराया बढ़ता जाएगा। पहली हमसफ़र ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो पहली हमसफ़र ट्रेन गोरखपुर से आनंद विहार के बीच चली। वर्तमान में रेल बजट 2017 में जो था तब का था। अगर आपसे वर्तमान में पूछ लिया जाए कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका जवाब सही होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को इंक्लूड जरूर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित संसद हुई? बांग्लादेश, चीन, जर्मनी या पाकिस्तान? विश्वास करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पाकिस्तान की जो संसद है
पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली दुनिया की पहली संसद बन गई। पाकिस्तान की संसद है कहाँ? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में है, ठीक है। इसमें 80 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन, 13वें दक्षिण एशिया खेल सैग 2019 का आयोजन स्थल कहाँ हुआ? 2019 अब नहीं पूछेगा। उस समय इसका सही जवाब ऑप्शन ए काठमांडू नेपाल था। लेकिन 2025 में जो दक्षिण एशियाई खेल है ये पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित किया जाएगा 2025 24-25 का, ठीक है। कहाँ? पाकिस्तान के लाहौर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आम किस प्रजाति को भारत के निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो आम के अल्फांसो आम जो है इसे जो है सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। 2018 में इसे जीआई टैग भी मिला। अगर पूछा जाएगा अल्फांसो आम को जीआई टैग कब मिला, तो यह 2018 में मिला। यह कहाँ का फेमस है अल्फांसो आम? तो अल्फांसो आम महाराष्ट्र के हापुस नामक जगह और कर्नाटक के आपुस, महाराष्ट्र का हापुस और कर्नाटक का आपुस, यहाँ से सर्वाधिक निर्यात किया जाता है अल्फांसो आम। अल्फांसो आम को 2018 में जीआई टैग जो है वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल के तेल तथा रेशे दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? सनई, सरसों, जूट या अलसी? तो इसका जवाब आप सभी बता सकते हैं कि कौन सा वो फसल है जिससे तेल और रेशे दोनों ही मिलते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अलसी का तेल भी आप लोगों ने सुना होगा और अलसी के रेशे भी बनाए जाते हैं। यह एक तिलहनी फसल है। तिलहनी फसलों में सरसों, अलसी, सोयाबीन, मूंगफली ये सभी आते हैं। लेकिन अलसी जिसे आप गांव में तीसी के नाम से जानते होंगे, अगर अलसी नहीं तो तीसी आप सभी ने सुना होगा, यह भी एक दलहनी फसल है। इससे प्रचुर मात्रा में तेल और रेशे दोनों ही प्राप्त किए जाते हैं। जबकि बात करें जूट से और सनई से, तो यह रेशेदार पौधा है, इससे कोई भी तेल नहीं मिलता है, ठीक है। और सरसों से तेल मिलता है लेकिन रेशे नहीं मिलता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत के कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? चना एवं मूंग, चना एवं अरहर, अरहर एवं मूंग, मसूर और चना। तो जो दलहन उत्पादन है उसका 75% चना और अरहर उगाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत विश्व का सर्वाधिक दलहन उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, यानी कि पैदा भी सबसे ज़्यादा यही करता है और उपभोक्ता यानी कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा यही करता है। हमारे देश में दालें रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलों के चक्रों में उत्पादित की जाती हैं। भारत में कुल दलहन उत्पादन जो है वो 75% चना और अरहर में किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी दालें होती हैं जैसे मटर, मूंग, उड़द, लोबिया, ये भी दालों में ही आया जाता है। दाल को जो है फलीदार फसल कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि फलीदार फसलों की जड़ों में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है या कौन सा कार्य होता है? तो इसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और दाल को उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसकी वृद्धि होती है, ठीक। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित किया गया? भारत और जापान ने, भारत और अमेरिका ने, भारत और रूस ने, भारत और बांग्लादेश ने? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और रूस ने। ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत और रूस ने संयुक्त रूप से किया। ब्रह्मोस है क्या? तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। भारत ने पहली बार फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का समझौता किया जो 37.4 करोड़ डॉलर रुपए में तय हुई थी, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत और रूस की सहायता से ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बनाया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पे फल दिया है और पूछा है कि किसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। पहला दिया है विटामिन ए, गाजर, तो बिल्कुल सही बात है, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। दूसरा दिया विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ताड़ के तेल में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा दिया विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इस यकृत, कार्ड यकृत यानी कि कार्ड लीवर ऑयल में यानी कार्ड यकृत तेल में विटामिन डी मिलता है, बिल्कुल सही बात। साथ साथ सूर्य की रोशनी में भी मिलता है। विटामिन बी की बात करें, जिसे विटामिन बी जिसे आप थायमीन के नाम से जानते हैं, क्या इसमें धान की भूसी से मिलता है? तो बिल्कुल नहीं, यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका गलत होते हुए भी सही हो जाएगा क्योंकि पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विटामिन वी जो है थायमीन, इसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है। और बात करें धान की भूसी से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स हैं, B1, B2, B3, B5, B3, B5 और B6, B7, B9
और B12 ये विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें से विटामिन B6 जो है ये धान की भूसी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, विटामिन B6। ठीक, बात करें विटामिन B1 की, तो विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनामाइड के नाम से जानते हैं, विटामिन B4 को, आप लोग एक कॉपी पेन ले लीजिए और इसको लिखते जाइए, विटामिन B4 को पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B5 को विटामिन B4 को पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं, B5 को, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B7 को बायोटिन, B9 को फॉलिक एसिड या फिर फोलेट के नाम से जाना जाता है, और विटामिन B12 को कोबालामिन या फिर साइनोकोबालामिन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी विटामिन का क्या रासायनिक नाम है। मैंने आपको बता दिया, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमिन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। ठीक है, उसके साथ विटामिन ई को टोकोफेरॉल, उसके बाद विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन 3 नियासिन, विटामिन 5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन सी पायरिडॉक्सिन, विटामिन 7 बायोटिन, विटामिन 9 फॉलिक एसिड या फिर फॉलेट, और विटामिन B12 को कोबालामिन या साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी को भी दो भागों में बांटा गया, एक D2 एक D3। तो D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को कैलियो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैलियो कैल्सीफेरॉल। ठीक, इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गलत होते हुए भी सही हो जाएगा क्योंकि कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे किस मृदा में उगते हैं, उसमें अल्पता होती है, नाइट्रोजन की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की या पोटेशियम की। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कीटभक्षी पौधे मांसाहारी पादप कहे जाते हैं। ठीक है, ये पौधे जिस भूमि में उगते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होता है, कमी होती है, या फिर कहें नाइट्रोजन का अभाव होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये पौधे भूमि से नाइट्रोजन प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए कीटभक्षी जो पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कीटभक्षी पौधों में जो फेमस पौधा है जिसे आप घटपर्डी या फिर पिक्चर प्लांट के नाम से जानते हैं, यह मेघालय में पाया जाता है। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन इकोलॉजी में बनता है कि कीटभक्षी पौधे जो होते हैं क्या ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो आपको बता दें कीटभक्षी पौधे भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, इसमें घटपर्डी जैसे पौधे जो है वो फेमस है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, कैरेटीन या कोलेस्ट्रॉल। तो इसके पहले के जब हम लोग वीडियो देखे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कैरेटीन जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये बाल और नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन है। कहाँ पे पाया जाता है, बाल और नाखून में। यह एक साधारण प्रोटीन होता है। इस तरह के प्रोटीन जलीय अपघटन के बाद अमीनो अम्ल देते हैं, यानी कि अमीनो एसिड बनाते हैं। जैसे कि तौर पर ग्लोबिन अंडे के जो एल्बुमिन होता है उसमें पाया जाता है, बालों में केरेटिन पाया जाता है। बात करें ग्लाइकोजन की, तो जो ग्लाइकोजन होता है ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है, और यह एनिमल्स में ऊर्जा स्टोर करने का कार्य करता है, ऊर्जा भंडारित करने का कार्य करता है। ठीक, स्टार्च क्या है, ये आप सभी स्टार्च के बारे में अच्छे से जानते होंगे। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक LDL यानी कि लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है SDL हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल इसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, L से लाइपोप्रोटीन होता है, इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ठीक है, SDL को अच्छा और LDL को खराब माना जाता है। LDL का फुल फॉर्म क्या होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और SDL का हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को दो भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर चतुर्भुज ABC में AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC 14 सेंटीमीटर तो BD 20 सेंटीमीटर, तो AC किसके बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज है, इसको निकालने का जो यहाँ पे दिया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इसको निकाला गया है। इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है D1 + G2/2। ठीक, ये निकालने का फार्मूला, और इसी फार्मूले पे जो है ये इसको निकाला गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन,
फिर मैथ का ही क्वेश्चन है। मैथ के 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है, यदि 7 आदमी और 5 लड़के 168 हेक्टेयर फसल 18 दिनों में काट सकते हैं, तो 15 आदमी और 5 लड़के 700 हेक्टेयर फसल कितने दिनों में काट पाएंगे, जबकि एक आदमी एक लड़के से 3 गुना अधिक काम कर लेता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया है 39, थोड़ा सा कट गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, और ऑप्शन डी में दिया है 40 दिन। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 39 दिन। किस तरह से निकाला गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा, वहाँ से मैथ के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरा मैथ बहुत वीक है और मुझसे गलती हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि व्यंजक 8x³ माइनस 36 यानी 36x² प्लस 56x माइनस 39 एक पूर्ण घन है तो x का मान क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो भी ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 3 होगा। किस तरह से है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कॉर्नवालिस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, ये भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियां जो थी उनको आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था। इंग्लैंड के बैरिस्टर मिशनरियों को विध्वंसकारी व शांति के लिए खतरा कहा करते थे। उन्हें कलकत्ता में प्रवेश की अनुमति भी नहीं दी गई थी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में बहुत सारे कार्य किए, जैसे टेलीविज़न लाने वाले भारत में यही थे लॉर्ड डलहौजी। इसके साथ साथ डाक सेवा, रेल सेवा, ये सब लाने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। लेकिन इनकी जो हड़प की नीति थी, जिसे व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है, जिसके तहत ये बहुत सारे राज्यों को हड़पें, जिसमें झांसी वगैरह था, तो ये भी इन्हीं का सिद्धांत है। पूछा जाता है व्यापकता का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ये जो है, इनसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया। इन्होंने ही ठगी प्रथा के दमन की जैसी जो नीतियाँ थी उसको ख़त्म किया, और एक महत्वपूर्ण कार्य और किया कि कोलकाता में इन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। पूछा जाएगा कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके समय में हुई? तो बेंटिक के समय में हुई। सती प्रथा का दमन भी इन्होंने किया, ठगी प्रथा का दमन किया, सती प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक, ऑप्शन, इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बेंथ्यून, जेम्स थॉमसन, W हंटर या थॉमस रेले? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस रेले। वर्ष 1902 में सरकार ने थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जिसका कार्य भारत के विश्वविद्यालय की दशा का अध्ययन करना तथा उनकी स्थिति में सुधार हेतु सुझाव देना था। इसी की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। जब ये अधिनियम आया था तब कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। उसने गुणवत्ता तथा दक्षता बढ़ाने के नाम पर विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण स्थापित किए थे। बाकी बात करें भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए जो आयोग नियुक्त हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो थॉमस रेले थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुए थे? दिल्ली में, बॉम्बे में, कोलकाता में या लंदन में? तो 3 के तीनों गोलमेज सम्मेलन जो थे वो लंदन में आयोजित हुए थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित ही क्यों किया गया या बनाया ही क्यों गया? तो साइमन कमीशन जो हमारे भारत में आया था, साइमन कमीशन 1928 में साइमन गोवैक के नारे भी लगे, तो इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इसी को विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 3 बार टोटल गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। अगर पूछा जाए प्रथम गोलमेज कब आयोजित हुआ, तो प्रथम गोलमेज जो है वो आयोजित हुआ था 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज आयोजित हुआ। दूसरे गोलमेज की बात करें तो दूसरा गोलमेज 13 जनवरी 1931 को, और तीसरा गोलमेज जो है एक मिनट कुछ गलत हो गया, हाँ फिर से देखते हैं। प्रथम गोलमेज जो था ये 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 12 नवंबर 1930 से स्टार्ट हुआ और ये चला था
13 जनवरी 1931 तक, यानी 1930 से 31 तक ये चला था। उसके बाद दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर से 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी गए थे, वो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था और ये स्टार्ट हुआ था 17 नवंबर 1932 से स्टार्ट हुआ और 24 दिसंबर 1932 तक चला था। ठीक है। प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार कर दिया गया। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, सॉरी मैंने तृतीय बता दिया, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला, तो ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसी में जो है कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे। पहला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था इसका कांग्रेस की तरफ से बहिष्कार कर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ 1913, 1912, 1911 या 1910। तो आपको बता दें दिल्ली दरबार जो है ये टोटल 3 बार आयोजित हुआ है। कितनी बार? 3 बार। एक तो बना 1877 में पहली बार आयोजित हुआ, उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड लिटन थे, लिटन। ठीक, लॉर्ड लिटन वही जिन्होंने आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रैक्टिस एक्ट जो लेकर आए थे, वही लॉर्ड लिटन। इन्हीं के शासनकाल में 1877 में दिल्ली दरबार पहला आयोजित हुआ। दूसरा हुआ 1903 में। 1903 के समय करजन वायसराय हुआ करता था, वही करजन जिसके शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। और तीसरा जो था 1911 में हुआ, इसमें वायसराय कौन था, तो हार्डिंग सेकेंड जो था वो वायसराय था। ऑप्शन में आपको केवल 1911 मिल रहा है, कहीं कहीं आपको तीनों ऑप्शन दे देगा और ऑल ऑफ द एबव दे देगा तो भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली दरबार 3 बार आयोजित हुआ था। 1877 उस समय वायसराय कौन था, लिटन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1903 में करजन और 1911 में हार्डिंग सेकेंड। ठीक है। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी वहाँ की मैरी जो है ये भारत में आ रही थी और इन्हीं के आगमन के अवसर पर दिल्ली दरबार जो है वो लगाया गया था। दिल्ली दरबार जो है इसमें इसमें जो है बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी और कोलकाता को नई दिल्ली बनाने की भी बात की गई थी। ठीक है। सॉरी, कोलकाता की जगह नई दिल्ली को राजधानी बनाने की बात की गई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित देशों की उत्तर से दक्षिण की व्यवस्थित कीजिए। यानी कि अर्जेंटीना, मैक्सिको, स्पेन और मंगोलिया, इसको मैप के हिसाब से लगाना है। अब मैप के हिसाब से वही लगा पाएगा जो ज्योग्राफी में अच्छे से मैप को पढ़ा होगा। तो हमारे इसी चैनल पे अभिषेक सर द्वारा ज्योग्राफी बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आप उन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा जो आपका छूट जाए एग्जाम में। तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक, इसका जो सही क्रम है वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 पे आता है मंगोलिया, नंबर 2 पे आता है स्पेन, नंबर 3 पे मैक्सिको और नंबर 4 पे अर्जेंटीना, क्योंकि ये 47 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ पे है। इस तरह से आप देख सकते हैं मंगोलिया, स्पेन, मैक्सिको और अर्जेंटीना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में फसलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? सही जवाब ऑप्शन सी 2015-16 के अनुसार। लेकिन अगर आपसे 2024-25 के अनुसार पूछ ले तो आपको बता दें 2024-25 में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र और नंबर 3 पे है कर्नाटक। उस समय महाराष्ट्र नंबर 1 पे हुआ करता था, लेकिन अभी 2024-25 में ये नंबर 2 पे चला गया है, क्योंकि नंबर 1 पे फलों के उत्पादन में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, सेकंड पे महाराष्ट्र और तीसरे पे है कर्नाटक। ठीक, अगला क्वेश्चन, वन्य जीव अभ्यारण्य, और पूछा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन से राज्य में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है। पहला दिया बांदीपुर, क्या कर्नाटक में है? तो बिल्कुल सही बात है, बांदीपुर कर्नाटक में है। कर्नाटक में बांदीपुर के अलावा नागरहोल, केंद्रेमुख, भद्रा जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य भी कर्नाटक में ही देखे जाते हैं। दूसरा दिया पाखल, मध्य प्रदेश, यही गलत हो जाएगा।
पाखल मध्य प्रदेश में नहीं है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य पाखल झील के बगल में स्थित है। या एक कृत्रिम झील है जो कहाँ पे स्थित है, तो ये तेलंगाना में है। कहाँ पे है, तेलंगाना में है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में कौन कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, वीरांगना दुर्गावती, ये सारे जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश में है। शिकारी देवी कहाँ है, तो शिकारी देवी और रेणुका जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। और डाचीग्राम तो ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डाचीग्राम है। गुलमर्ग, हीरापोरा ये भी जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या दिल्ली? इसका सही जवाब ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के बाद अभी भी कोई भी जनगणना नहीं हुई। 2021 में होनी थी, हर 10 साल बाद जनगणना होती है, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हो पाई क्योंकि कोविड था। इसका जो सही जवाब वो 2011 के अनुसार ही लिया जाएगा। अभी वर्तमान में भी 2011 की जनगणना ही मान्य है। तो लक्षद्वीप जो है यह साक्षरता के मामले में केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 है। कितने % साक्षरता थी, तो 9.8% साक्षरता। अगर पूछ लिया जाए राज्य में कौन सा है, तो राज्य में नंबर 1 पे केरल है। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है। ठीक है, राज्य में नंबर 1 पे केरल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के, देखिए जनगणना से क्वेश्चन है, बिहार जीके वाले में मैंने बहुत विस्तार से जनगणना से क्वेश्चन कराया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई? 1988, 1990, 1992 या 1994? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1990। अनुच्छेद 263 द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संगठन का प्रावधान करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का संगठन सरकार या आयोग के सिफारिश पर 1988 की अनुशंसा पर 28 मई 1990 को किया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद कौन से आयोग के सिफारिश पर किया गया था, तो सरकार या आयोग के सिफारिश पर किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है वो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, यहाँ पे किया गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2016 वाले पेपर में भी आया था, जब हम लोगों ने देखा था कि पंचायतों को आर्टिकल नंबर 40 में पंचायत की बात की गई थी। तब हम लोगों ने पढ़ा था कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भारत के संविधान में भाग 9 में पंचायतों को जोड़ा गया था। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया तथा नई 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 कार्यात्मक पदें जोड़ी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निधि निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के बाद में जोड़ा गया? यानी कि कौन सा वो डीपीएसपी है जो बाद में जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुफ्त कानूनी सहायता। नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड से लिया गया है, इसको डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भाग 4 में है, भाग 4 में है, भाग 4 में। और इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 29 का में जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता जो है वो प्राप्त करने की बात की गई थी। इसी को मुफ्त कानूनी शिक्षा कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित हुई? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को गठित हुई। भारत राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 को नियोगी समिति की संतुष्टि पर हुआ। अगर पूछा जाए इसके किस समिति के सिफारिश पे हुआ, तो नियोगी समिति। ठीक, इस परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका कार्य राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना, समीक्षा करना, सुझाव देना तथा अनुमोदन करना है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में 50 पैसे का सिक्का किस सीमा तक भुगतान हेतु विधिक रूप से मान्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10 रुपये। ठीक, भारत में 50 पैसे के सिक्के को विधिक रूप से 10 रुपये तक के भुगतान हेतु मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय से लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून जो है ये 1 मार्च 2016 से लागू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 40.94 लाख अंत्योदय परिवार, यानी कि आप कह सकते हैं 1.64 करोड़ आबादी लाभान्वित है। इसमें जो है अंत्योदय को, जिनके पास अंत्योदय कार्ड धारक है, जैसे आप लाल कार्ड के नाम से जानते हैं, इनको 5 किलोग्राम खाद्य
खाद्यान्न जिसमें 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल, पहले इसके पैसे लगते थे लेकिन अब ये सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड करवाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। कोविड के बाद पहले इसके पैसे लगते थे, ठीक है। इसमें 1 मार्च 2016 से ये कानून लागू किया गया था। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम लोग राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती 2015 के जीएस-जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो का अपडेट मिल जाए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।